हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का हिस्ट्री का लेसन फर्स्ट का वीडियो नंबर 4 देख रहे हैं। विषय है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 18th century यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalism। यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। द टर्म लिबरलिज्म derives from the Latin root liber means free। तो उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लतीनी भाषा के मूल लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है फ्री, फ्रीडम, आज़ाद। फॉर द न्यू मिडल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल privileges, a constitution and representative government through parliament। तो पॉलिटिकली जो राजनीतिक रूप में उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही उदारवाद निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। तो इसमें 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। यानी कि लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी पर विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। You will recall that the revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। तो ये आपको याद होगा कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल हुआ था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड, यानी डिप्राइव्ड, वंचित, फ्रॉम पॉलिटिकली राइट्स। तो जो संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाएं राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मेल्स एंजॉय सफरेज। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वैश्विक पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। हाउएवर द नेपोलियन कोड went back to limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of the father and husband। मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई
और उसने महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal politically rights। तो संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में था। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। इसके बीच हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। Let us take example. Napoleon's administrative measures had created out of the countless principalities a confederation of 39 states। तो जो नेपोलियन की प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। ईच ऑफ दीज possessed its own currency and weight and measures। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty about 5% at each one of them। तो इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग ने न्यूरेमबर्ग जाते हुए अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ा। ड्यूटीज वर often levied according to the weight or measurement of the goods, as each region had its own system of the weights and measures. This involved time consuming calculation। तो इसमें जो इसका शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र में अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। दी मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज इले, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। यानी हर एक रीजन में लेंथ अलग होती थी। जैसे कि एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बोट इन फ्रैंकफर्ट में ये इसके जो नापतोल थी वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ। इन मेंज में 55.1 सेंटीमीटर और इन नूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्रेबर्ग में
53.5 सेंटीमीटर, यानी इतना अंतर था। हर स्थान पे इसकी नापतोल का जो पैमाना था वो अलग था। सच कंडीशंस वर viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो सच कंडीशन, नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधित हो। इन 1834 ए कस्टम्स यूनियन और जोल्वरीन was formed at the initiative of Prussia and joined the most of the German state। तो इसके 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया, बनाया गया ऐसी ये ग्रुप, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से के भी ऊपर थी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबाइलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स टू नेशनल यूनिफिकेशन। A wave of economic nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। यानी कि जो इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण को सहायक बनाया। उसमें पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावना को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बना था। ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।